दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मध्यकालीन भारत के इतिहास में अगली क्लास को लेकर हाजिर हूं, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे अराविडु वंश के बारे में। देखिए आज का चैप्टर बहुत बहुत डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है दोस्तों? तो मैं आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल सवाल बताने वाला हूं। पहले तो ध्यान दीजिए, आज की जो हमारी क्लास है 65वीं क्लास है और क्वेश्चन नंबर 1921 से लेकर के 1950 तक के सवालों को हम हल करने चल रहे हैं। ठीक है, तो 65 लेक्चर आज आपका कवर हो रहा है। ठीक है, इसके पहले 45 लेक्चर दोस्तों मैंने दिया है प्राचीन भारत के इतिहास पर, और उसके बाद 46 नंबर से लेकर के आगे की क्लास चल रही है आपकी मध्यकालीन भारत के इतिहास पर। इस सीरीज को आप पूरा देखिए। इस सीरीज में चैप्टर वाइज चीजें पढ़ाई गई हैं। आज का चैप्टर जो कठिन है वो किस वजह से है? क्योंकि दोस्तों जब आप पढ़ते हैं दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में और सबसे पहले किस दक्षिण भारतीय राज्य ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया, जो कि तुंगभद्रा नदी के तट पर वर्तमान हम्पी में स्थित था। जी हां दोस्तों, उनको यह प्रेरणा अपने गुरु माधव विद्यारण्य और वेदों के भाष्यकार सायण से मिला हुआ था। उसके बाद दोस्तों उन्होंने अपने पिता के नाम पर संगम राजवंश की नींव डालते हैं। ठीक है, और इस विजयनगर साम्राज्य में हम कुल 4 राजवंशों के बारे में पढ़ते हैं। पहला हमने पढ़ा दोस्तों संगम वंश के बारे में, दूसरा पढ़ा सालू वंश के बारे में, तीसरा पढ़ा तुलु वंश के बारे में, और चौथा हम पढ़ रहे हैं दोस्तों अराविडु वंश के बारे में। ठीक है, तो तुलु वंश के बाद जो अराविडु वंश है इसका इतिहास हम देखने चल रहे हैं। तो देखते हैं कि आज हमें क्या कुछ पढ़ना है। साथ ही साथ दोस्तों अराविडु वंश यहीं समाप्त होगा आज की क्लास में, और आज ही हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, यानी प्रशासन कैसा था, जिले को क्या कहा जाता था, अधिकारियों को क्या कहा जाता था। बहुत सारी किताबें हैं, रचनाएं हैं, तो ये बहुत डिफिकल्ट सवाल है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि दक्षिण भारतीय राज्यों के प्रशासन के बारे में आपने कभी पढ़ा होगा। तो कभी पढ़ा नहीं, इसलिए सवाल नए नजर आएंगे और कॉन्सेप्चुअल भी होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो पाई। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, लिखा है विजयनगर में अराविडु वंश की स्थापना किसने की। सिंपल सवाल। लेकिन विजयनगर में राजस्व विभाग को क्या कहा जाता था? सर हमने तो राजस्व विभाग ही समझा है, लेकिन अब उसे क्या कहा जाता था, ये सब कहानियां मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक सवालों को हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा फाउंडेशन बैच है ये फाउंडेशन बैच का ट्रायल वीडियो है। ठीक है, आज के बाद कोई हमसे नहीं कहेगा कि सर ट्रायल कैसा आपने पढ़ाया फाउंडेशन बैच में। ये भाई पढ़ाने के लिए दोस्तों मैं इतना लंबा चौड़ा जो आपको लेक्चर दे रहा हूं, 45 लेक्चर तो खाली एंशिएंट पर दे दिया। क्या इतनी बड़ी ट्रायल क्लास आपकी होती कहीं पर? कहीं नहीं होती होगी, स्टडी 91 को छोड़ करके। तो ये हमारा ट्रायल वीडियो चल रहा है, और अगर आपको ये ट्रायल वीडियो पसंद आया तो आप हमारे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर लीजिए कि सर कैसे ज्वाइन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सवालों को, ध्यान से पढ़िएगा। और आज हमारा 65वां दिन है। 1921 से लेकर 1950 तक के सवाल करेंगे। जो मुख्य आज हम चीजें पढ़ेंगे वो विजयनगर साम्राज्य में प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा विजयनगर में अराविडु वंश की स्थापना किसने किया। देखिए अराविडु वंश की स्थापना बताने के लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए और आपको 2-3 चीजें मैं समझाऊंगा। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा पिछली क्लास को कनेक्ट करना चाहूंगा। एक युद्ध हुआ था दोस्तों जिसका नाम था तालीकोटा का युद्ध। क्या नाम था? तालीकोटा का युद्ध। और मैंने एक चीज और बताया था, इस तालीकोटा के युद्ध के कई नाम है। जैसे दोस्तों इसको मैंने राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी बताया था। क्या बताया था? राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी बताया था। और इतना ही नहीं दोस्तों, एक चीज मैं आपको और बताया था। क्या बताया था? इसे बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। ये बताया था आपको ना। अच्छा चलिए, ये तो एक बात हो गया। अच्छा, ये युद्ध दोस्तों कब हुआ था? तो मैं भी आपको बताया था कि युद्ध हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? 1565 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1565 में। और इस युद्ध के समय याद रखेगा कौन सा वंश चल रहा था दोस्तों? तो याद रखेगा तुलु वंश चल रहा था। कौन सा वंश चल रहा था? तुलु वंश। और तुलु वंश का अंतिम राजा दोस्तों कौन था? अंतिम राजा कौन था? अंतिम राजा था सदाशिव। कौन था दोस्तों? सदाशिव। लेकिन वास्तविक सत्ता दोस्तों सदाशिव के हाथों में नहीं थी। ठीक है, इसलिए इस युद्ध का नेतृत्व दोस्तों सदाशिव के स्थान पर कौन कर रहा था? तो उसके स्थान पर राम राय कर रहा था। कौन कर रहा था? राम राय कर रहा था। सर ये तो आपने पिछली क्लास में बता दिया है ना, तो क्यों बता रहे हैं भाई? रीजन है ना। अब इस युद्ध में लड़ाई किससे होती है दोस्तों? तो बहमनी साम्राज्य से लड़ाई होती है। बहुत बड़ी संयुक्त सेना का गठन हुआ था, और उसके बाद ये जो आपका विजयनगर है पूरी तरह से यहां पर इसका पतन हो जाने वाला है। ठीक है, मतलब इस तुलु वंश का पतन हो जाने वाला है। अब होता क्या दोस्तों? राम राय के नाम पे आगे एक लिख लिए, राम राय की यहां हत्या हो जाती है। जी हां दोस्तों, राम राय की हत्या हो जाती है। राम राय का भाई था, जी हां दोस्तों, राम राय का भाई था, नाम था वेंकटाद्रि। क्या नाम था दोस्तों? वेंकटाद्रि की भी क्या हो जाती दोस्तों?
याद रखिएगा यहां पर राम राय और वेंकटाद्रि, इन दोनों का क्या हो जाता है दोस्तों, इन दोनों की हत्या हो जाती है युद्ध में। और जो तीसरे नंबर का भाई रहता है, ठीक है, जिसका नाम है तिरुमल, जी हां दोस्तों, तिरुमल नाम था, तिरुमल, ये भी दोस्तों क्या होता है, तिरुमल जो था दोस्तों ये भी भाई था, ठीक है, तिरुमल भी भाई था सदाशिव का, सॉरी इसका राम राय का, और तिरुमल बच जाता है। तिरुमल जो है सदाशिव राय को लेकर के भाग जाता है, कहां, पेनकोंडा चला जाता दोस्तों, हट जाता वहां से, और आगे चल के सदाशिव को ही, सदाशिव लिखेगा यहां पर, ठीक है, ये सिख हो गया है, ठीक है, सदाशिव को मार करके, ठीक है, पहले तो लेकर भागता है, गजब आदमी है यार, छोड़ दिया होता उसी युद्ध में छोड़ दिया होता, कम से कम सदाशिव बेचारा शहीद हो गया होता, तो शहीद होने के लिए नहीं छोड़ता है। ये तिरुमल जो रहता है वो उसकी जान बचाकर उसको कहां लेकर चला जाता है, पेनकोंडा चला जाता है, और बाद में इसी तिरुमल ने दोस्तों अराविडु वंश की स्थापना किया है, ठीक है, किसको, इसको अपदस्थ कर, पहले राजा बनाता है बाद में अपदस्थ करता है, ठीक है, तिरुमल याद रखेगा। तो ये तिरुमल ने क्या किया दोस्तों, स्थापना किया। पूरी स्टोरी समझ में आ गया। जो युद्ध चल रहा था बहमनी विजयनगर में चल रहा था, विजयनगर का राजा दोस्तों कौन था, तो उसका राजा सदाशिव था, लेकिन वास्तविक सत्ता राम राय के हाथ में थी। राम राय 3 भाई थे, राम राय मर गया इस युद्ध में, वेंकटाद्रि मर गया, जो तीसरा तिरुमल था वो सदाशिव को लेकर भाग गया, पहले उसको राजा बनाता है, बाद में उसको अपदस्थ करके हटा देता है, और अराविडु वंश की स्थापना करके तिरुमल स्वयं राजा बन जाता है। काम खत्म, आगे आइए, अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। लिख रहा अराविडु वंश की राजधानी थी। अब हम एक नए वंश में आ चुके हैं जो कि विजयनगर साम्राज्य का चौथा राजवंश है, और इसकी राजधानी दोस्तों कहां थी, तो ये लेके भागा कहां था, तो अभी भी मैंने दोस्तों बताया कि ये भागा था पेनकोंडा में। कहां भागा था दोस्तों, ये पेनकोंडा भागा था, तो पेनकोंडा ही दोस्तों इनकी राजधानी थी, याद रखेगा, ठीक है, किसकी, अराविडु वंश की राजधानी पेनकोंडा थी, ठीक है, और याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा अराविडु वंश का अंतिम शासक कौन था। देखिए अराविडु वंश उतना ज्यादा चर्चित नहीं था, उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, ठीक है, आगे भी आप पढ़ेंगे। अभी तो राजधानी पेनकोंडा है, ठीक है, बाद में राजधानी चंद्रगिरी बनती है, बाद में राजधानी कहां बनती है, चंद्रगिरी भी की, चंद्रगिरी को भी दोस्तों राजधानी माना जाता है, लेकिन ये दोस्तों इस समय राजा था वेंकट द्वितीय, ठीक है, वेंकट द्वितीय। इनके बारे में इतिहास में उतना ज्यादा वर्णन नहीं मिलता, इसलिए मैं आपको चीजें नहीं बता पा रहा हूं। अराविडु वंश का अंतिम राजा जो था दोस्तों वो श्रीरंगा तृतीय था। कौन था दोस्तों, श्रीरंगा तृतीय, जी हाँ दोस्तों, श्रीरंग या श्रीरंगा तृतीय दोस्तों ये अंतिम राजा था, और इसी के समय में दोस्तों बहुत सारे छोटे छोटे राजवंश ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा किया था, या नए नए राज्यों का स्थापना हुआ था, जैसे तंजौर का नाम सुना होगा, जैसे मैसूर का नाम सुना होगा, जैसे मदुरा का नाम सुना होगा। तो दोस्तों इन सभी ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया था, तो क्यों ना उसे भी एक बार लिख लिया जाए। किसने किसने दोस्तों, तो याद रखेगा मदुरा स्वतंत्र हो गया था, ठीक है, उसके अलावा मैसूर स्वतंत्र हो गया था, मैसूर स्वतंत्र हो गया था, मदुरा हो गया, मैसूर हो गया, और क्या बताया मैंने आपको, तंजौर स्वतंत्र हो गया था, ठीक है, तंजौर। तो याद रखेगा दोस्तों ये स्वतंत्र हो गए थे इसी के काल में, तो इसको भी आप याद रखेंगे, किसके काल में, श्रीरंगा तृतीय के काल में, जो कि अराविडु वंश का अंतिम राजा रहता है। भाई इससे ज्यादा अराविडु वंश में मुझे कोई सवाल नजर नहीं आया, इसीलिए आज की क्लास में मैंने एक नया चैप्टर ऐड किया जिसमें हम पढ़ेंगे विजयनगर के प्रशासन के बारे में। आइए देखते हैं, थोड़ी सी और सवाल कर लेते हैं। लिख रहा किस अराविडु शासक के काल में वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना किया था। तो अभी दोस्तों मैंने बताया ये स्थापना की बात करेंगे तो दोस्तों ये वेंकट द्वितीय के समय ही हो गया था, ठीक है, वेंकट द्वितीय के समय में हो गया था। हाँ ये अलग बात है कि श्रीरंगा के काल में इसकी पूरी स्वतंत्रता मिल गई थी। श्रीरंगा तृतीय के काल में दोस्तों पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुका था, पूर्ण रूप से स्वतंत्र। जी हाँ दोस्तों, पूर्ण स्वतंत्रता आप लिख सकते हैं यहां पर कि पूर्ण स्वतंत्रता दोस्तों कब मिली, ये श्रीरंगा के काल में मिली, वरना दोस्तों घोषणा करने की बात है तो घोषणा वेंकट द्वितीय के समय में हुआ था। लिख रहा है विजयनगर के साथ युद्धों में पहली बार बारूद का प्रयोग दोस्तों किसने किया, ये तो एक अलग सवाल है। और इसमें काफी पहले दोस्तों आपने पढ़ा होगा महमूद शाह के बारे में। किसके बारे में पढ़ा होगा, महमूद शाह के बारे में। जी हां दोस्तों, महमूद शाह ने पहली बार दोस्तों बारूद का प्रयोग किया था विजयनगर के युद्ध में। दोस्तों इसी तरह से पढ़ते हैं कि पहली बार तोपखानों का प्रयोग किसने किया, ठीक है, तोपखानों का प्रयोग तो ये बाबर ने किया था। किसने किया था दोस्तों, बाबर ने किया था। लेकिन यहां तोपखानों की बात नहीं है, बारूद की बात हो रही। पहली बार बारूद का प्रयोग ये मोहम्मद शाह प्रथम लगा लीजिएगा, प्रथम ने किया था, याद रखेंगे। लिख रहा प्रशासन की आयंगर व्यवस्था। आयंगर व्यवस्था मतलब क्या होता है दोस्तों, ये ग्रामीण प्रशासन की व्यवस्था थी। कैसी थी दोस्तों, ये ग्रामीण प्रशासन की व्यवस्था थी जिसे हम आयंगर कहते थे। तो लिख रहा प्रशासन की आयंगर व्यवस्था किस साम्राज्य की विशिष्ट व्यवस्था थी, तो दोस्तों ये विजयनगर की विशिष्ट व्यवस्था मानी जाती है, ठीक है। विजयनगर की विशिष्ट व्यवस्था और किससे संबंधित है, तो ग्रामीण प्रशासन से संबंधित है, इसे भी आप याद रखेंगे।
रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा विजयनगर साम्राज्य में राजस्व विभाग को क्या कहा जाता था। जो सवाल स्क्रीन पर दिया गया था, जरा उस सवाल का उत्तर आप देने का प्रयास करें। क्या आपको पता है कि राजस्व विभाग को विजयनगर साम्राज्य में क्या कहा जाता था? इसके कई सारे नाम थे, जैसे एक नाम मिलता अठवड़। क्या मिलता? अठवड़। याद रख सकते हैं, अठवड़। सर अठवड़ के अलावा क्या मिलता है? इसी अठवड़ का एक विशुद्ध रूप मिलता है अठनवे। क्या मिलता है दोस्तों? अठनवे। तो क्या हम इसको अलग माने? नहीं, चाहे अठवड़ कहिए चाहे अठनवे कहिए, या कहीं कहीं पर दोस्तों अथवन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ठ की जगह थ बोल दिया, अथवन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सब एक ही नाम है। ये राजस्व विभाग को विजयनगर साम्राज्य में इस नाम से जाना जाता था। लिख रहा विजयनगर साम्राज्य में जो जिला होता था उसे क्या करते थे? दोस्तों जब हम सल्तनत काल पढ़ रहे थे, मध्यकाल या फिर जब मध्यकाल के अंतर्गत हम सल्तनत काल पढ़ रहे थे, सल्तनत काल, तो वहां मैंने आपको बताया था कि उसमें जिले को हम सिक कहते थे, और जो जिले का प्रमुख होता था उसे सिकदार कहते थे, ठीक है। जिले को सिक कहते थे। सिक किसे कहते थे? सिक जिले को कहते थे ना। और जो प्रमुख होता था उसे हम क्या कहते थे दोस्तों? उसे हम सिकदार कहते थे। यही पढ़ा था आपने ना। तो ये तो मध्यकाल की बात हो गई या सल्तनत काल की। लेकिन यहां पर दोस्तों याद रखेगा, जब विजयनगर आए तो यहां पर इसे हम कोट्टम कहते थे। क्या कहते थे? कोट्टम। जी हां दोस्तों, कोट्टम। जी हां, इसे कोट्टम कहा जाता था। या एक और नाम मिलता है वलनाडु। क्या मिलता दोस्तों? वलनाडु कहा जाता था, ठीक है, वलनाडु। और जो नाडु के सदस्य होते थे, ठीक है, नाडु के सदस्य जो होते थे, नाडु के सदस्यों को नत्तवार कहा जाता था। सदस्यों को क्या कहते थे दोस्तों? तो याद रखेगा, नाडु के सदस्यों को नत्तवार। क्या कहते थे? नत्तवार। जी हां दोस्तों, नत्तवार, यानी जो जिले के मेंबर थे उन्हें नत्तवार कहा जाता था। इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। लिख रहा विजयनगर साम्राज्य में गांव की आय व्यय। जी हां दोस्तों, जो गांव का लेखा जोखा होता था, गांव पे जो खर्चा होता था, जो इनकम होती थी, उसकी देखभाल करने वाला अधिकारी कौन था दोस्तों? तो उसको कहा जाता था सेन ओ तावा। जी हां दोस्तों, क्या कहा जाता था? एक एक करके अलग अलग कर लीजिए। थोड़ा सा मैं इसको अलग ढंग से पढ़ाना चाहता हूं, ठीक है। इसको नहीं सॉरी, गलत लिख दिया मैंने। सेंतो आवा कहा जाता था। सेन थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम भी है ना, हमें खुद ही नहीं याद होता, हम आपको क्या बताएं, ठीक है। लिखिएगा सेंतो ओवा। क्या लिखेंगे दोस्तों? सेंतो ओवा, ठीक है। सेंतो ओवा कहा जाता था किसे? जो आय व्यय का देखभाल करने वाला अधिकारी होता था उसे कहा जाता था सेंतो आवा, ठीक है। सेंतो ओवा, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। सेंतो याद रख लीजिए, आपको मिलेगा, ठीक है। सेंतो कैसे? इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, सेंटो। ये अधिकारी क्या करता था? सेंट करता था। क्या करता था? सेंट, यानी भेजना, ठीक है। तो सेंटो कर लीजिए दोस्तों। यहां से आप ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। थोड़ा सा याद रहेगा तो परीक्षा में ऑप्शन मिलेगा तो कर लेंगे सही, ठीक है। लिख रहा विजयनगर साम्राज्य में जो चौकीदार होता था, ठीक है, चौकीदार। ये चौकीदार तो मैंने ढूंढ के लिखा है थोड़ा सा, ठीक है। चौकीदार को दोस्तों क्या कहा जाता था? तो चौकीदार को कहा जाता था दोस्तों तलारी। क्या कहते थे? जो चौकीदार होता था उसे तलारी कहा जाता था, ठीक है। और अच्छा, यहां तो चौकीदार हो गया दोस्तों। जो पहरेदार होता था उसे क्या कहते थे? देखिए दोनों अलग अलग थे, ठीक है। पहरेदार जो था दोस्तों ये अलग था, और चौकीदार जो था दोस्तों वो अलग था। चौकीदार अलग था, पहरेदार अलग था। चौकीदार को तो तलारी कहते थे, और जो पहरेदार होता था उसे तलैयारी कहते थे। क्या कहते थे? तलैयारी। देखिए तलारी और तलैयारी मिलता जुलता नाम है, लेकिन अलग अलग पद हैं, ठीक है। अलग अलग क्या है दोस्तों? अलग पद है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये कहीं मत मिला लीजिएगा, ठीक है। तलैयारी ये पहरेदार को कहा जाता था, और तलारी ये किसे कहा जाता था? चौकीदार को कहा जाता था। लिख रहा विजयनगर साम्राज्य, अच्छा, जो मुख्य पुलिस अधिकारी होता था उसे क्या कहते थे? उसे कोतवाल कहते थे। तभी आज कोतवाली बना हुआ है। विजयनगर साम्राज्य में दोस्तों कोतवाल कहते थे। लिख रहा विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? सबसे बड़ा इनकम कहां से आता था दोस्तों? तो ये आता था भू राजस्व से। किससे आता था दोस्तों? भू राजस्व ही सबसे बड़ा स्रोत था। अरे तभी तो रायचूर को लेकर के लड़ाई होता था। रायचूर को लेकर लड़ाई होता था। रायचूर क्या था दोस्तों? तो रायचूर जो दोआब था, ये कृष्णा एवं किसके बीच का दोस्तों? तुंगभद्रा के मध्य का क्षेत्र था, ठीक है। तुंगभद्रा नदी का दोस्तों क्षेत्र था रायचूर दोआब, ठीक है। इसी को लेकर के तो बहमनी से जीवन भर लड़ाई चला है कि नहीं। और यही दोस्तों कारण था कि यहाँ भू राजस्व बहुत ज्यादा मिलता था। भू राजस्व की दर कितनी थी दोस्तों? दर पूछ दे तो बताएगा 1/6। यहाँ दोस्तों 1/6 ये भू राजस्व का दर होता था। यानी पूरे इससे जितना आपका टोटल है उसका 1/6 निकाल दीजिए। जैसे अगर 60 किलो की उपज है तो 60 किलो की उपज पर 60 का 1/6, 6 के 36, ठीक है। 100 किलो है
100 करें यार, ठीक है 60 किलो है तो 60 का 1/6 मतलब 10 आ जाएगा। आप 1/6 निकालने का प्रयास करिएगा, 1/10 आ जाएगा, वो आपको टैक्स के रूप में देना रहेगा दोस्तों। ये आप ध्यान दीजिएगा, जो भी उपज हो उसका 1/6 देना पड़ता था। लिख रहा विजयनगर साम्राज्य में ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले, गांव में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि, देखिए एक ऐसी भूमि जिस पर टैक्स नहीं देना पड़ता था, जिस पर कोई भी उपज अगर पैदा करेंगे तो उस पर कोई लगान नहीं देना पड़ता था, कोई भू राजस्व नहीं देना पड़ता था, ऐसी भूमियों को दोस्तों क्या कहते थे, तो ऐसी भूमियों को कहा जाता था उम्बली। क्या कहते थे दोस्तों? उम्बली। ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति विजयनगर साम्राज्य में विशेष योगदान देते थे, मान लीजिए कोई विद्वान है, ठीक, कोई अध्यापक है, कोई सेना में विशिष्ट अधिकारी है, तो उसको दोस्तों राजा क्या करता था? भूमि दान देता था। ऐसी भूमि दान देता था जिसके ऊपर उसे कोई टैक्स नहीं देना होता था, और उस भूमि को हम किस नाम से जानते थे? उम्बली कहते थे। क्या कहते थे? उम्बली कहते थे। ध्यान दीजिएगा, लिख रहा विजयनगर साम्राज्य में युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले शहीद लोग, जो व्यक्ति राजा के साथ युद्ध में हिस्सा लेते थे और जो शहीद हो जाते थे, अगर उन शहीद के परिवारों को कोई भूमि दी गई है तो यह भूमि दोस्तों लगान मुक्त हो जाती थी। और उस भूमि को क्या कहते थे? तो देखिए इनका रक्त बहा है, इसलिए यहां पर लिखेगा रक्त, और फिर लिखेगा कोड़गे। क्या लिखेंगे दोस्तों? रक्त कोड़गे, क्योंकि मृत्यु हो गई है ना, तो रक्त कोड़गे कहा जाता था। जबकि जो फ्री वाली भूमि थी दोस्तों, जो विद्वानों वगैरह को देते थे या विशिष्ट लोगों को दिया जाता था, उसे उम्बली कहते थे। ठीक है, उम्बली और रक्त कोड़गे। लिख रहा मुख्य भूमि कृषि कर को, मुख्य भूमि पर जो कृषि कर लगता था दोस्तों, उस कृषि कर को क्या कहते थे? हमने पढ़ा दोस्तों भू राजस्व के बारे में, और हमने पढ़ा भू राजस्व आय का सबसे बड़ा स्रोत था, और भू राजस्व कितना लगता था? 1/6 लगता था। लेकिन दोस्तों यहां पर मुख्य भूमि कृषि कर को क्या कहते थे? तो याद रखेगा, इसे कहा जाता था कुडिमय। क्या कहते थे दोस्तों? कुडिमय। या फिर इसका एक और नाम था कदममाप। क्या कहते थे दोस्तों? कदममाप। कदममाप, जी हां दोस्तों, कदममाप या फिर कुडिमय कहा जाता था, जो विजयनगर साम्राज्य में मुख्य कृषि भूमि कर लगता था, उस कर का, उस टैक्स का नाम था। ठीक है, लिख रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में चारागाह कर, जी हां दोस्तों, जैसे आपने सल्तनत काल में दोस्तों चराई कर का नाम सुना होगा, चराई कर का नाम सुना होगा सल्तनत काल में। ठीक है, चराई कर या फिर घरी कर का नाम सुना होगा। क्या पढ़ा होगा? घरी कर। घरी कर क्या था दोस्तों? यह गृह कर था। ठीक है, गृह कर था। और चराई कर दोस्तों पशुओं को चराने पे लगता था। तो लिख रहा है विजयनगर साम्राज्य में उस तरह के चारागाह कर को क्या कहते थे? तब इसे नाम देते थे दोस्तों तद्वली। क्या कहते थे दोस्तों? तद्वली कहा जाता था। ये चारागाह कर होता था। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे विषय की किताबें लॉन्च की गई हैं, बहुत सारी परीक्षाओं के लिए किताबें लॉन्च की गई हैं। एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, फिर देखिए कितनी गजब गजब किताबें हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर दोस्तों, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो जबरदस्त किताबें आपको ऑफलाइन दुकानों पर भी मिल जाएंगी, ऑनलाइन हमारे प्लेटफॉर्म पे भी मिल जाएंगी। कैश ऑन डिलीवरी वगैरह चाहते हैं तो आप जो है अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं, वहां भी किताबें लिस्ट की गई हैं, वहां से भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सवालों को देखते हैं। लिख रहा है विजयनगर साम्राज्य में व्यवसाय कर। जी हां दोस्तों, व्यवसाय कर, जैसे आज हम जीएसटी से संबंधित नियमों को देखते हैं, उस समय में विजयनगर साम्राज्य में जो व्यवसाय कर होता था उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे कढ़ाई वरी। क्या कहते थे दोस्तों? कढ़ाई वरी। जी हां दोस्तों, कढ़ाई वरी कहते थे जो व्यवसाय कर होता था। ठीक है, लिख रहा विजयनगर साम्राज्य में वृक्ष उपवन कर, ये एक नया टैक्स था दोस्तों, जिसके बारे में आपने नहीं समझा होगा। वृक्ष उपवन कर, उपवन दोस्तों बगीचे को कहा जाता था, और वहां पर भी दोस्तों टैक्स लगता था। इसे कहते थे मरमजाडी। क्या कहते थे? मरमजाडी कहते थे। ठीक है, जो वृक्ष उपवन पर कर लगता था उसे मरमजाडी कहते थे। विजयनगर साम्राज्य के चुंगी को दोस्तों क्या कहते थे? चुंगी आप जानते होंगे दोस्तों, जब किसी राज्य में प्रवेश किया जाता है, राज्य में प्रवेश किया जाता है तो वहां पर दोस्तों आपको चुंगी देना पड़ता है। आप देखते होंगे अब तो शहरों के लिए चुंगी व्यवस्था आ गई कि आप शहर में अगर एंट्री करना चाहते हैं तो आपको चुंगी देना पड़ेगा। ठीक है, टोल टैक्स जो देते हैं उसी ये भाई चुंगी क्या है यार? टोल टैक्स है भाई। ठीक है, टोल टैक्स है, रोड पे चलने का टैक्स है। तो विजयनगर साम्राज्य में जो चुंगी दी जाती थी, उस चुंगी को क्या कहते थे? उस चुंगी को कहते थे दायम। क्या कहते थे दोस्तों? यह करिएगा, दायम। क्या कहते थे? दायम कहते थे। ये सभी सवाल ऐसे हैं जो आपसे आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं, कभी भी, किसी भी टाइम। ठीक है, और स्टडी 91 पर ये सारी चीजें आपको इसलिए दी जा रही हैं ताकि आपकी तैयारी मजबूत हो। और आपने अगर नहीं पढ़ा है, किसी भी कोचिंग में पढ़ा है, कहीं भी एडमिशन लिया है, वहां पर अगर इन बेसिक चीजों के बारे में जानकारी नहीं दिया गया है तो एक क्वेश्चन मार्क होना चाहिए कि आपके कोर्स लेने का मतलब क्या निकला। इसीलिए कहता हूं आप स्टडी 91 पर आइए, जहां पर आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल दिया जाता है। आप समझ सकते हैं, ये हमारी फ्री की क्लास में
में इतने शानदार मैटर मिल रहे हैं। आप कंपेयर करिए लोगों के साथ पहले कि लोग क्या दे रहे हैं, उसके बाद आप यहां पे आइएगा। ठीक है, लिख रहा दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में व्यापार अभी जो हम पढ़े दोस्तों, व्यापार कर को क्या कहते थे दोस्तों? तो हमने व्यापार कर या व्यवसाय कर के बारे में पढ़ा, कढ़ाई वारी। क्या पढ़ा दोस्तों? कढ़ाई वारी पढ़ा। उसी तरह से याद रखिएगा व्यापार में निपुण जो दस्तकार वर्ग होता था, ये दस्तकार वर्ग के लोगों को दोस्तों क्या कहा जाता था? इन्हें कहा जाता था वीर पंजाल। क्या कहते थे दोस्तों? वीर पंजाल कहते थे, याद रखेंगे। ठीक है, लिख रहा विजयनगर किसे दोस्तों? केवल दस्तकारों को कहते थे, ध्यान दीजिएगा, दूसरे को नहीं, दस्तकार वर्ग। विजयनगर साम्राज्य में मनुष्यों के क्रय विक्रय को, जी हां दोस्तों, यहां पर मनुष्यों का क्रय विक्रय होता था। भाई दास प्रथा बहुत ऊपर चल रही थी। आपने विजयनगर साम्राज्य में घोड़ों का क्रय विक्रय सुना होगा, जिसके लिए अल्मीड़ा के साथ, अल्बुकर्क के साथ कई सारे समझौते भी हुए। लेकिन उसके अलावा दोस्तों यहां मनुष्यों का भी क्रय विक्रय किया जाता था, जिसे हम क्या कहते थे? वेशवग। क्या कहते थे? वेशवग यानी क्रय विक्रय को दोस्तों क्या कहा जाता था? वेशवग कहा जाता था। लिख रहा विजयनगर साम्राज्य में टकसाल विभाग। टकसाल मतलब क्या होता है? जहां से मुद्राएं दोस्तों क्या होती हैं? मुद्राएं निकलती हैं। ठीक है, उनको छापने या बनाने का कार्य किया जाता था। तो जो टकसाल होता था, उस टकसाल को क्या कहते थे? उस टकसाल को कहते थे जोरी खाना। क्या कहते थे? उस टकसाल को हम कहते थे जोरी खाना। याद रखेंगे क्या? याद दे रखिएगा दोस्तों, जोरी खाना के नाम से टकसाल जाने जाते थे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लिख रहा है विजयनगर साम्राज्य में सोने एवं चांदी के सिक्के दोस्तों क्या कहलाते थे? ठीक है, तो देखिए सोने के बहुत सारे छोटे छोटे सिक्के आते थे। ठीक है, सोने के छोटे छोटे सिक्के, सोने के जो छोटे सिक्के होते थे उन्हें दोस्तों अलग नाम दिया जाता था। उनमें से एक नाम था प्रताप मत करेगा, मैंने यही याद किया दोस्तों। पहला था प्रताप या प्रताप याद रखेगा, और दूसरा था फड़म। क्या था दोस्तों? पहला प्रताप, दूसरा फड़म था। ये सोने के जो छोटे छोटे सिक्के होते थे उन्हें कहा जाता। तो दूसरा सवाल पूछा दोस्तों कि चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो चांदी के सिक्के को बहुत आसान नाम है, तार कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? तार। ठीक है, तो केवल चांदी वाला उठा लीजिएगा दोस्तों, तो चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? तार कहते थे। ठीक है, ये क्या थे दोस्तों? ये सोने के थे, ये सोने का था, और ये क्या था दोस्तों? ये चांदी का सिक्का था। तो याद रखेंगे सोने और चांदी के सिक्के को। तो सोने में क्या पढ़ा हमने? प्रताप पढ़ा और फड़म पढ़ा। चांदी के सिक्के को तार कहा जाता था, तो उसे भी याद रखेगा। और टकसाल को क्या कहते थे? फिर से याद कर लीजिएगा, टकसाल को जोरी खाना कहते थे। क्या कहते थे? टकसाल को जोरी खाना कहते थे। क्या कहते थे? जोरी खाना कहते थे। ठीक है, आगे लिख रहा दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में सैन्य विभाग जो होता था दोस्तों, सेना का मुख्य विभाग होता था। सैन्य विभाग को क्या कहते थे? तो याद रखेगा सैन्य विभाग को कहते थे कदाचार। जी हां दोस्तों, कदाचार कहा जाता था। और इसका जो सैन्य विभाग का अधिकारी होता था दोस्तों, उसे क्या कहते थे? तो उस अधिकारी को हम दंड नायक कहते थे, दंड नायक, या फिर इस अधिकारी को कहीं कहीं पे सेनापति भी बुलाया गया। ठीक है, तो दोनों ध्यान दीजिएगा। लिख रहा विजयनगर साम्राज्य में राजमहल, जो राजा का महल था, उसकी सुरक्षा से संबंधित जो अधिकारी होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो याद रखेगा उन्हें कहा जाता था कवल करम। क्या कहा जाता था? कवल करम। कैसे आप याद रख सकते हैं? लिख लीजिएगा कवर करम। भाई राजमहल को क्या करना होगा? कवर करना होगा, तो लिख लीजिएगा कवर करम, और उसी से बना लीजिएगा कवल करम। ठीक है, मैं ऐसे याद किया, याद नहीं हो रहा था, डिफिकल्ट है, 4-5 बार पढ़ना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जो मेरी पुरानी क्लासेस थी उसमें विजयनगर के प्रशासन के बारे में मैंने उतना उल्लेख नहीं किया था, लेकिन जो आज की क्लास थी मुझे लगा कि बच्चों को कुछ देना चाहिए हट करके, जो नहीं मिलता है। देखिए यूट्यूब पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अवेलेबल है, बहुत सारे चैनल ने दिया है, और हम भी अगर उतना ही चीजें देंगे तो कैसे काम चलेगा? तो कुछ तो नया देना पड़ेगा, और वो नया मैं यहां से ढूंढ कर लाता हूं, तो याद रखेगा। ठीक है, तो कवर करम को कैसे याद रखेंगे? कवल करम याद रखेगा, बस इतना ध्यान दे दीजिएगा, मिल जाएगा आपका उत्तर, क्योंकि राजमहल को कवर करना था। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित सती प्रथा को क्या कहते थे? तो विजयनगर साम्राज्य में दोस्तों सती प्रथा का वर्णन मिलता है। वैसे सती प्रथा का जो प्रथम प्रमाण मिला है, प्रथम प्रमाण मिला दोस्तों, कब मिला दोस्तों? तो भानुगुप्त का एरण अभिलेख से। ठीक है, भानुगुप्त के एरण अभिलेख से। एरण अभिलेख को दोस्तों हम क्या कहते हैं? सती प्रथा का सबसे पुराना साक्ष्य मानते हैं, और यह कब से संबंधित है? तो 510 ईस्वी से संबंधित है। ठीक है, और यहां पर दोस्तों विजयनगर में जो सती प्रथा था, विजयनगर तो बाद में आया, तो विजयनगर में दोस्तों जो सती प्रथा चलता था उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे दोस्तों, देखिए सती क्यों महिलाएं होती थी? भाई उनका पति अब नहीं रहा देश में, इसीलिए सती होती थी, तो इसे कहा जाता था सहगमन। क्या कहते थे दोस्तों? सहगमन, यानी पति के साथ चली गई,
सह मतलब स्वयं, गमन माने चली गई, तो जो पति के साथ चली गई, सहगमन, और क्या कर दिया उन्होंने, अपने प्राणों का त्याग कर दिया, तो यहां लिखेगा सहगमन महाप्रयाण। क्या लिखेगा दोस्तों, महाप्रयाण। जी हां दोस्तों, सहगमन महाप्रयाण के नाम से दोस्तों इसे जाना जाता था। किसे, सती प्रथा को जाना जाता था। देखिए काफी मिलता जुलता नाम है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है, बहुत मिलता जुलता नाम है, तो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, लिख रहा विजयनगर साम्राज्य में मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों आज भी दोस्तों इनके ऊपर बहुत सारे सवाल आते रहते हैं, और कई बार दोस्तों आपने प्रथा भी सुना होगा, देवदासी प्रथा। ठीक है, सुना है कि नहीं पता नहीं। ठीक है, देवदासी प्रथा, तो जो देवदासी प्रथा, जो महिलाएं दोस्तों मंदिरों में निवास करती थी, मंदिरों में रहती थी, भगवान का पूजा पाठ करती थी, उनके लिए दोस्तों ये देवदासी आया था, और देवदासी शब्द आया था। बाद में दोस्तों न्यूज में अक्सर हम करके देवदासी प्रथा के बारे में सुनते रहते हैं, तो याद रखेगा। ठीक है, लिख रहा विजयनगर साम्राज्य में उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोग। जी हां दोस्तों, जो लोग उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आके बसे थे, उन्हें दोस्तों क्या कहा जाता था, उन्हें कहा जाता था बड़वा। क्या कहते थे दोस्तों, बड़वा। जी हां दोस्तों, उत्तर भारत से जो लोग दक्षिण भारत चले गए थे, वहां अपना घर बार व्यवसाय कर रहे थे, रहना शुरू कर दिए थे, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता था, ऐसे लोगों को बड़वा कहा जाता था, बड़वा। याद रखेगा, यह भी अच्छा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा मनु चरित्रम एवं पारिजात हरण। ठीक है, ये अलग अलग किताब है दोस्तों। पूछ रहा है ये किसकी रचना, तो ये मत सोचेगा एक ही व्यक्ति की रचना है। और अगर हम यहां पे बात करें दोस्तों मनु चरित्रम की, तो मनु चरित्रम दोस्तों याद रखेगा पेंदन की रचना है। किसकी रचना है, यह पेंदन की रचना है। उसी तरह से दोस्तों पारिजात हरण, दोस्तों ये पारिजात हरण किसकी रचना है, तो ये दोस्तों नंदी तिम्मन की रचना है। किसकी रचना है, नंदी तिम्मन की रचना का नाम है। ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं, तो कंफ्यूज मत होएगा। मनु चरित्रम की रचना किसने किया है, पेंदन ने किया है। पारिजात हरण की रचना किसने किया है, तो नंदी तिम्मन ने किया है। दोनों याद रखेगा। ठीक है, इसी तरह से राजशेखर चरित्र की रचना किसने किया है, तो भाद्यर ने किया है। किसने किया है, भाद्यर। यहां दोस्तों भाद्यर, यहां डबल यह है, याद रखेगा, भाद्यर ने किया है। किसकी रचना दोस्तों, राजशेखर चरित्र। जी हां दोस्तों, किसने किया है, भाद्यर, या फिर कहीं कहीं पे इन्हें भाद्यगीर भी कहा गया है। क्या कहा गया है, भाद्यगीर। जी हां दोस्तों, तो भाद्यर या भाद्यगीर ने किया है। वहीं पर दोस्तों जो दूसरी रचना है नरस भुयालियम, ठीक है, नरस भुयालियम, ये किसकी रचना है, ये लिखा है दोस्तों मल्लन ने। ठीक है, मल्लन नहीं, सॉरी, ठीक है, जो आपका नरस भुयालियम रचना दोस्तों, ये किसकी रचना है, भट्ट। भुयालियम से याद रखेगा भट्ट मूर्ति। क्या याद रखेंगे, भट्ट मूर्ति। जी हां दोस्तों, भट्ट मूर्ति की रचना है, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग रचनाएं, ध्यान दीजिएगा। उसी तरह से अमुक्त माल्याद और जाम्बवती कल्याणम, याद रखेगा, ये एक ही व्यक्ति की रचना है, और इसकी रचना किसने किया है, राजा कृष्णदेव राय ने। किसने किया दोस्तों, राजा कृष्णदेव राय जी ने किया है, जिनके यहाँ पर अष्ट दिग्गज रहते थे, ये उन्होंने रचना किया है। जाम्बवती कल्याणम दोस्तों ये संस्कृत नाटक है। क्या है दोस्तों, ये संस्कृत नाटक है जाम्बवती कल्याणम। अब बाकी अमुक्त माल्याद तो आपको जानते ही होंगे, तो इनके बारे में याद रखेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इन सब सवालों को आप याद रखिएगा, और परीक्षा में दोस्तों यही कहीं से सवाल पूछे जाते हैं, और इसी तरह से आज का सवाल कंप्लीट होता है, और कब समय समाप्त हो जाता है पता भी नहीं चलता। ठीक है, हिस्ट्री की क्लास है, तो हिस्ट्री वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और बहुत मजा आता है पढ़ करके। ठीक है, और बहुत सारे विषय दोस्तों आपको यूट्यूब पर पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं का हैंड रिटन नोट्स हैं। आप चाहें तो इन्हें भी परचेज कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से, एप्लीकेशन से। किताबें भी दोस्तों आ चुकी हैं, तो आपके पास मौका है, इन किताबों को भी दोस्तों आप ले सकते हैं हमारे वेबसाइट से, या हमारे एप्लीकेशन से, या अमेजन, फ्लिपकार्ट, हर जगह है। मार्केट से भी जाकर आप किताबों को कंपेयर करके परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास समाप्त होती है। एक निवेदन आप सभी से, आपने वीडियो को अगर लाइक नहीं किया, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, तो प्लीज इतना अवश्य करिए, और कुछ भी कमेंट किया करिए आप अपनी इच्छा अनुसार कि हाँ सर बेहतर क्लास है, या कुछ समझ में आया, या कहीं डाउट है, तो आप वो चीजें भी बताइए। आपसे निवेदन है, 10 सेकंड लगता है कमेंट करने में। आप सोचो नितिन सर आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, कंटेंट एक एक क्वेश्चन ना मैं टाइप कराता हूं, लिखाता हूं बैठ करके। ठीक है, और क्या बोलना है पूरे चैप्टर को समराइज करने का प्रयास करता हूं, तो कम से कम थोड़ी सी जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि हम वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल से जुड़ें। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।